जी चैप्टर 3 निकाल लें। पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में हमने जाते हुए ये पढ़ा था कि यूटिलिटेरियनिज्म फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग ओवरऑल हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस की बात करता है। और इसके बाद हमने ये, भाई आप ग्रीन जैकेट खड़े हो जाएं प्लीज, स्टैंड अप। एक्शंस आप प्लीज जल्दी खड़े हो गए ना, आप बैठो। अजीब बंदे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं ये बोल रहे हैं। एक्शंस आर डीम्ड मॉरल, एक्शंस को मॉरल समझा जाता है इफ दे लीड टू मोस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बैठ जाए। एंड इमोरल इफ दे हैव ऑपोजिट इफेक्ट। अवॉइडिंग टैक्स, टैक्स को अवॉइड करना टू कीप मनी इन प्राइवेट सेक्टर मे नॉट वरी यूटिलिटेरियंस, क्योंकि इससे भी प्राइवेट सेक्टर वालों को खुशी होती है कि हमारे पास पैसे बचे हुए हैं। बट द की कंसर्न वुड बी, लेकिन इन लोगों का मेन कंसर्न ये होता है कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन्स, टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर हो जाती है। हाइब्रिड बॉयज सेकंड रो किताब निकाले ना। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन्स कॉज, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? बाय रिच अवॉइडिंग द टैक्स, क्योंकि रिच अवॉइड कर जाते हैं टैक्स। देखिए, टैक्स बर्डन ये होता है कि किसी बंदे के ऊपर टैक्स का बोझ डालना। टैक्स का बोझ मिडिल क्लास पे डल जाता है, अमीर बच जाते हैं। इसको वो कह रहे हैं अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन की अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। जी बातें कर लें आप, और बातें कर लें। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन्स, टैक्स बर्डन्स की अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे होती है? इसमें रिच अवॉइड करते हैं टैक्स यूजिंग स्मार्ट लायर्स, डिक्रीजिंग हैप्पीनेस अमंग्स दोज विद देयर लोअर लोअर इनकम्स। कौन सी? डिक्रीजिंग हैप्पीनेस, दोबारा पढ़ें। बट द की कंसर्न वुड बी द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन्स कॉज्ड बाय रिच। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई? कॉज्ड बाय रिच पीपल अवॉइडिंग टैक्स यूजिंग स्मार्ट लायर्स, डिक्रीजिंग हैप्पीनेस among those with लोअर इनकम्स। लोअर इनकम वालों को क्यों हैप्पीनेस खत्म हो जाती है? बिकॉज कल लिखा होता है इधर कुछ, बिकॉज दे कैन नॉट हायर स्मार्ट लायर्स। अच्छा जी। नीचे मिसाल उसने वही दी है। एक अमीर बिजनेसमैन है, वो टैक्स लॉयर हायर करता है और लीगल वेज ढूंढता है रिड्यूस करने के लिए टैक्स बिल्स। दिस मीन्स दैट इनकम इंडिविजुअल्स, इसका मतलब है कि गरीब लोग who can't afford such legal services pay larger share of the tax burden. एग्रीगेट वेलफेयर किधर आ रहा है लफ्स? एग्रीगेट वेलफेयर ये होती है ना ओवरऑल खुशियां, यानी एग्रीगेट वेलफेयर अचीव नहीं हो पाती क्योंकि अमीर टैक्स बचा लेते हैं और मिडिल क्लास को देना पड़ता है, इसलिए एग्रीगेट वेलफेयर अचीव नहीं हो पाती। हाइब्रिड में सेकंड रो बात कर लें आप, फिर मैं पढ़ा लूँगा, पढ़ाना तो चलता ही रहता है। एग्जाम्पल 2, अमीर लोग फिर एक और काम करते हैं, अपने पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं बाहर के मुल्क टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। ये भी लॉ के अंदर रहते हुए को बाहर के मुल्क में ट्रांसफर होती हैं।
लॉ टू अवॉइड पेइंग टैक्स इन देयर होम कंट्री। होम कंट्री से मुराद पाकिस्तान। तो अ हाई इनकम इंडिविजुअल, अमीर लोग ट्रांसफर कर देते हैं पैसा बाहर के मुल्कों में टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस इन देयर होम कंट्री। कॉन्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट कलेक्ट्स लेस रेवेन्यू फ्रॉम वेल्दी इंडिविजुअल्स। लेस टैक्स रेवेन्यू, हुकूमत के लिए तो रेवेन्यू टैक्स है ना, हमारे लिए तो टैक्स खर्चा है। Consequently, the government collects less tax revenue from wealthy individuals, leading to higher taxes for middle। फिर मिडल के ऊपर सारा जोर लगाया जाता है। या फिर अगर टैक्स ज्यादा नहीं लेते तो रिड्यूस सर्विसेज फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। फिर सिटीजन्स के लिए खर्च करने को कुछ नहीं होता। सिटीजन्स के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करना चाहती है लेकिन उसके लिए कुछ नहीं होता। तो अमीर लोग जो बाहर के मुल्कों में पैसा भेज देते हैं उसकी वजह से वो टैक्स बचा लेते हैं अपने पाकिस्तान में। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट उसके पास कम टैक्स आता है वेल्दी लोगों से। अब इधर खड़े नहीं, वेट करें ना, 5-7-8 मिनट लेट आए हैं तो वेट भी करें खड़े रह के। लेट हाँ जी, सर ने क्या कहा था? किस सर ने? तो उसके बाद जाए ना, जोहर सारी क्लासें खत्म होने के बाद जाए, जो भी इशू है। चलें अभी बैठें, जो भी करना है। अगर किसी टीचर से आपने कोई बात करनी है तो किसी और टीचर की क्लास में तो बात नहीं करनी ना। अच्छा, नेक्स्ट इसको काट दें। ये वो एग्जांपल्स के अंदर कोई और चीज़ वैसे बीच में आ गई है। वर्चू एथिसिस व्यू। एक अमीर बंदा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज यूज करता है टू पे लेस टैक्स। वही बात बार बार हो रही है। एक अमीर बंदा कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज यूज करता है टू पे लेस टैक्स। वर्चू एथिसिस्ट जो हर वक्त वर्चूज की बातें करते हैं वो डिसअप्रूव, वो इस बात को पसंद नहीं करता कि अमीर बंदे ऐसे करते हैं। बिकॉज दिस बिहेवियर इजंट मॉरली राइट। वो मॉरल वैल्यूज़ की, एथिक्स की, वर्चूज़ की बातें करता है। तो कहते हैं ये अमीर जो टैक्स बचाते हैं ना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। एंड हार्म्स अदर, और इससे फिर दूसरों पे असर पड़ता है। हार्म्स अदर, अदर वही लोअर ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास, बाय शिफ्टिंग द टैक्स बर्डन ऑन टू देम। और फिर मिडिल क्लास पे टैक्स बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डियोंटोलॉजिस्ट्स व्यू। डियोंटोलॉजिस्ट का क्या क्या कहना है? अ बिजनेस ओनर फाइंड्स लीगल लूप होल्स। बिजनेस ओनर लीगल लूप होल्स निकालता है, लॉ में ऐसी जगह ढूंढता है जहां से उसको फायदा हो। अ बिजनेस ओनर फाइंड्स लीगल लूप होल्स टू मिनिमाइज देयर टैक्स बिल। अब अगेन वही वेल्दी इंडिविजुअल्स की बात ही कर रहा है बार बार। वेल्दी इंडिविजुअल्स फाइंड्स लीगल लूप होल्स टू मिनिमाइज देयर टैक्स बिल। अ डियोंटोलॉजिस्ट माइट नॉट कंडेम इट, वर्चू एथिसिस्ट वुड डिसप्रूव इट, बट डियोंटोलॉजिस्ट विल नॉट कंडेम दिस बिहेवियर। वो कहते हैं मेरी नजर में खैर है, सिंस इट फॉलोज द लॉ, क्योंकि लॉ के अंदर तो है ना, लॉ से कौन सा बाहर निकल रहा है, लॉ के अंदर रहते हुए लॉ की गलतियां निकाल रहा है। इवन इफ द इंटेंशन इज टू अवॉइड पेइंग टैक्स, कहते हैं मेरी नजर में ये जायज है, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई डिसएग्री कर सकते हैं, कोई एग्री कर सकता है। हमने तो पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है इधर जो किताब के अंदर आई कैप की है। ओके, अब ये इधर आप पूरा देख लें सारा का सारा, पेज नंबर 21 से। अब मेरा नहीं ख्याल आई कैप ऐसी कोई हेडिंग देगा मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लायंस, बल्कि शायद डेफिनेशंस दे कि इन तीनों की डेफिनेशंस लिख दें। तो ये डेफिनेशंस हैं जिसको टैक्स से कोई खास लिंक नहीं किया, इन तीनों अप्रोचेस को समझाया है कि यूटिलिटेरियन खुशियों की बात करता है, डियोंटोलॉजिस्ट ड्यूटी की बात करता है, और वर्चू एथिसिस्ट वर्चूज, ऑनेस्टी और टैलेंट्स की बात करते हैं। ये हेडिंग आ सकती है पेपर में, एथिक्स
एंड मोरालिटी फॉर टैक्स पेयर्स। अब टैक्स से लिंक कर रहा है, अब डेफिनेशन नहीं दे रहा खाली। रिगार्डिंग टैक्स कंप्लाइंस, टैक्स कंप्लाइंस का लफ्ज मेन आएगा अगर सवाल में आया टैक्स कंप्लाइंस, यानी लॉ मानने का जज्बा तीनों में कैसा है। तो ये हेडिंग आपको याद करनी पड़ी, एथिक्स एंड मोरालिटी फॉर टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग टैक्स कंप्लाइंस। यूटिलिटेरियन कहेगा इकोनॉमिक गोल है मेरा खुशियां लाना, वो सारी बातें आपसे कल की थी। और फिर ये कुछ एग्जांपल्स पूछ सकता है, टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस। ये इस तरह का कोई सिनेरियो डाल देगा पेपर में कि हम टैक्स लेने जा रहे हैं इस पर्पस के लिए, बताएं ये तीनों कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह का कोई एक सवाल डाल सकता है। फिर उसके बाद ये तो एक प्रॉपर टॉपिक है पूरा, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। तो ये इन तीनों की डेफिनेशन, ये इन दोनों की डेफिनेशन है और एग्जांपल्स हैं, और ये इनके डिफरेंसेस हैं। ये तो प्रॉपर सवाल आता भी है, आता भी रहेगा, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। बाकी ये चीज आई कैप ने डाली हुई है किताब में, द इंपैक्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स बचाना। देखें इवेजन की यहां कहीं बात नहीं हो रही, तीनों में याद रखिएगा इवेजन की बात नहीं हो रही, क्योंकि इवेजन तो अनलॉफुल है, उसकी बात क्यों करनी है। टैक्स बचाना, इसके ऊपर तीनों का व्यू पॉइंट है। तो ये तीनों के लिए डेफिनेशंस हैं, ये तीनों के लॉ के मानने का जज्बा है, ये एक जनरल डिस्कशन है जिसमें इन तीनों कैटेगरीज का कहीं जिक्र नहीं है। ये तो एक जनरल डिस्कशन है कि अवॉइडेंस क्या होती है, इवेजन क्या होती है। फिर नीचे जाके बताया कि इन तीनों का अवॉइडेंस पे क्या रिस्पॉन्स है, नीचे जाके ये बताया, जिसमें उसने इन द एंड कह दिया है कि ये अवॉइडेंस को डिसलाइक करता है और ये कंडेम नहीं करता, बुरा नहीं कहता, अच्छा भी नहीं कहता लेकिन बुरा भी नहीं कहता ये। अच्छा ये जो एथिक्स है ना, ये वाले, ये कानून बनाने वालों के लिए थे, पार्लियामेंट के लिए, जिसमें हमने कैनन्स पढ़े थे। ये एथिक्स थे टैक्स पेयर्स के लिए, जो हमने पेज 21 पे पढ़े, एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स। फिर ये एथिक्स थे फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब आज हम पढ़ने लगे हैं टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए एथिक्स। पार्लियामेंट था कानून बनाने वाले, एफबीआर थे कानून चलाने वाले, और टैक्स पेयर था टैक्स देने वाला। लेकिन अगर इसे टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता तो किसके पास चला जाए, सीए या लॉयर के पास। तो नंबर 1 में ये डिस्कस हुआ है किताब में, नंबर 2 पे ये डिस्कस हुआ है, नंबर 3 पे ये, और नंबर 4 पे आज हम ये डिस्कस करने लगे हैं। कानून बनाने वालों को कहा जाता है टैक्स लेजिस्लेटर्स, और इनको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर्स। लिखें लिखें जी माय डियर। भाई 80-20 पे कर दें। कल से तैयार हो क्या आने आप लोगों ने, सेल्स टैक्स शुरू होने लगे। ओके ये था भाई
टीपी टैक्स पेयर, मेरा नहीं ख्याल क्वेश्चन 20 में आपको कोई मसला आया होगा, कोई आया तो हल्का फुल्का डिस्कस कर लेंगे। पेज 24। अब हम आखिरी पढ़ने लगे एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स, उसके बाद कुछ अलग डिस्कशन है, वो एक सफ़े पे है, वो फिर चैप्टर ख़त्म है। अब हम ये आखिरी पढ़ने लगे एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स, सीएस और लॉयर्स जो आपको टैक्स निकाल के देते हैं। Following are the 5 fundamental principles of ethics for tax practitioners. Integrity. टैक्स प्रैक्टिशनर सीएस और लॉयर्स को चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट हों ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस में। ही मस्ट एक्ट विद ऑनेस्टली एंड विद इंटेग्रिटी, सब लोगों के साथ सही तरीके से टैक्स कैलकुलेट करके दें। ऑल टैक्स लॉज शुड बी फॉलोड या फ्यू टैक्स लॉज शुड बी फॉलोड। अच्छा, ये बातें सादा सादा सी लगती हैं, लेकिन ये बातें नॉट डाल के पढ़ेंगे तो ये बोंगी है, इसलिए यस डाल के लिख के आनी पेपर में। ही मस्ट नॉट एक्ट ऑनेस्टली, अब ये मैं पढ़ा तो आप हो जाते हैं, और मैं पढ़ रहा हूँ ही मस्ट एक्ट ऑनेस्टली इंटेग्रिटी, हाँ, तो एकदम ये नॉट डाल के घर में पढ़िएगा तो आपको अजीब सी बात लगेगी। तो इसका मतलब है यस करके याद करना पड़ेगा ना। लिखा ऑल टैक्स लॉज शुड बी फॉलोड प्रॉपर्ली, ऑल टैक्स लॉज शुड नॉट बी फॉलोड प्रॉपर्ली, जरा लिख के आइएगा पेपर में, देखिएगा फिर क्या होता है। तो ये नॉट पता नहीं क्यों लग रहा है। ही शुड मिस यूज द मनी गिवन बाय हिज क्लाइंट, अपने नॉट मिस यूज, ही शुड नॉट मिस यूज द मनी गिवन बाय हिज क्लाइंट, क्योंकि 30 सितंबर तक कई दफ़ा टैक्स जमा कराना होता है ना। तो आप डॉक्टर साहब को जाके अगर बता दें कि 20 सितंबर तक टैक्स जमा कराना है, तो डॉक्टर साहब 20 सितंबर को आपको पैसे दे देंगे। उनको बेचारों को क्या पता, फिर अब 10 दिन वो पैसा खुद इस्तेमाल करें और कर के इधर उधर से चीज़ें खरीद के कुछ कमा के फिर वो 30 सितंबर को हुकूमत को जमा करवा दें। तो इट इज़ मिस यूज ऑफ, it is not an idea, it is misuse of the money given by client. Next, objectivity. Practitioner should not allow bias, favoritism, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, conflict of interest, conflict of interest ये होता है बायस में खाली ये नहीं आता, बायस होता है न्यूट्रल रहना। नॉट अलाउ बायस का मतलब होता है न्यूट्रल रहें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये मतलब है कि टीपी रिश्वत दे रहा है और कौमी को चाहिए लॉ फॉलो करे, वो रिश्वत ना ले। अब टीपी कह रहा है रिश्वत ले लो, कैपिटल गेन इनकम में शो नहीं करा, अपनी शेयर्स वगैरह मैंने बेचे हैं वो मैं शो नहीं करा, और ठीक है करते हैं, बात चलती हुई मैं ना बोला करो, चलो यार ये बंद करो ये वाला ऐसी, कोई नहीं है, इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी इसी तरह क्लासें चलती हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इंटरेस्ट का। अब ऑब्वियसली घर वालों ने कहा है कि आपने जो है वो ओवन लेके आना है खाना गर्म करने के लिए, और एसी भी लेके आना है, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो और कमिश्नर एक तरफ सोच रहे हैं लॉ फॉलो करें, दूसरी तरफ सोच रहे रिश्वत ले लें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा माइंड में। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कई मिसालें होती हैं। आप क्लास से लेट हो रहे हैं, इशारा तोड़ने को दिल चाह रहा है, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक तरफ दिल कह रहा होता है कि लॉ फॉलो कर लें, दूसरी तरफ दिल कह रहा होता है लॉ जाए, मेरी क्लास जा रही है। और जी सर, और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, खुद टाइम पे नहीं निकलना, और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, या दूसरों का अनड्यू इन्फ्लुएंस लेते हैं टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट्स। इतना अगले का प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर, सॉरी यार ये कमिश्नर कहाँ से आ गया, वैसे आप लोग भी सारे शहजादे ही हैं, ये तो टैक्स प्रैक्टिशनर्स चल रहे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर जहन में ला के लिखा हुआ था। तो टैक्स पे रिश्वत दे रहे हैं सीए को, या एक्स्ट्रा फीस दे रहे हैं उसके काम की, कि यार फीस तो 15,000 में सारे रिटर्न बना के देते हैं, तुम 30,000 ले लो, मेरे से 40,000 ले लो, मेरा टैक्स बचवा दो। तो फीस से एक्स्ट्रा जो पैसे दे रहे हैं वो रिश्वत दे रहा है, और सीए को चाहिए कि अब लॉ को फॉलो करे। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, एमएनए की रिटर्न बनानी है,
तो हो सकता है आपके इलाके का ही वो एमएनए हो, तो आप उसका इन्फ्लुएंस ले लें। तो ड्यू इन्फ्लुएंस तो ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए अगले का। और ये इतना ज्यादा ले लें कि ये छा जाए आपकी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। आपकी प्रोफेशनल जजमेंट कह रही है कि इसको कैपिटल गेन इनकम भी शो करनी चाहिए, लेकिन उसका प्रेशर इतना है कि वो सारी चीजों पे ओवरराइड कर गया। याद करें, प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, शुड नॉट अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, शुड नॉट अलाउ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। इतना ज्यादा ना हो जाए कि ये ओवरराइड कर जाए आपकी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट पे। कॉन्फिडेंशियलिटी, द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड कीप ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। सारी इंफॉर्मेशन अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। यानी ऑब्वियसली सीए को चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन सीए को पता चली है सर आसिफ की रिटर्न बनाते हुए वो सर उमैर को ना बताए, और जो सर उमैर की इंफॉर्मेशन पता चली है वो सर आसिफ को ना बताए। तो ये टैक्स प्रैक्टिशनर को ध्यान रखना चाहिए। एक्वायर्ड इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है? टैक्स पेयर, जो रिटर्न बनवाने आता है। टैक्स प्रैक्टिशनर सीए, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स पेयर शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन। ये इंफॉर्मेशन किसी को बतानी नहीं चाहिए अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, अनलेस के कानून कह दे। फर्दर वेयर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लाइंट शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट। और उस इंफॉर्मेशन से जाती बेनिफिट भी नहीं लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको पता चला कि उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बड़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसका प्रॉफिट उन्हें अच्छा आ रहा है, तो आप अपने लिए शेयर खरीद लें उस कंपनी के, तो ये भी मुनासिब नहीं है। तो अपनी ज़ात के लिए भी या किसी थर्ड पार्टी के लिए भी उस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करना चाहिए। आज आके सारी बात वही है, शुड कीप ऑल द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, आपने कभी कंपनी की टैक्स कैलकुलेशन की नहीं, अब आप भड़के मार रहे हो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं तो लोग मेरे पास मुझे ढूंढ, लोगों में टाइम नहीं होता मेरे पास लोगों को लिफ्ट कराने का, क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं होता अपना। तो ये तो जीप बोंगी है ना, यू आर नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और आप क्लेम्स बड़े बड़े कर रहे हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड अ स्किल एट सच अ लेवल दैट क्लाइंट रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट सर्विस। आप में इतना मेंटेन करना चाहिए आपको अपने आप को, कपड़े जाहिरी गेटअप नहीं, प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन नॉलेज एंड स्किल एट सच अ लेवल। कई दफा साथ वाला बहुत तैयार होकर आया होता है, कल वाला सुना नहीं सुना था, अब ये मेंटेन तो इसने अपने आप को रखा हुआ लोगों के सामने, लेकिन ये तो टैक्स देखें जरा साथ वाले को गुस्से से। टैक्स प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज। टैक्स प्रैक्टिशनर के पास प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए और स्किल होनी चाहिए एट सच अ लेवल दैट क्लाइंट रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट सर्विस। The practitioner should have complete knowledge and skill of the service provided by him, or all the laws should be applied properly in accordance with the circumstances। सारे laws properly follow करने चाहिए और अपने staff को train पे लाना चाहिए। नहीं, staff members must also be well trained। जो इसके साथ subordinates आ रहे हैं, subordinates of CA, इनको भी ट्रेन करके लाओ, वरना जाके यही कई दफ़ा बोंगी मार देते हैं। कई दफ़ा आप अच्छे भले होते हैं, आपके बच्चे जाके बोंगी मार देते हैं कहीं, तो इसलिए उनको भी ट्रेन। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, जैसे आपके वालिदैन माशाल्लाह अच्छे हैं, आप इधर आके कभी कभी बोंगी मार देते हैं, कभी याद नहीं करते, कभी लेट आते हैं, कभी जो है वो क्लास छोड़ते हैं, कभी जो है वो कुछ करते हैं। आगे ये टेस्ट छोड़ने वालों के साथ तो वो होनी चाहिए कि दुनिया देखे, जनरेटर पे खड़े करके ना इनको। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है माय डियर? द प्रैक्टिशनर शुड फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस। प्रैक्टिशनर को चाहिए कि क्या फॉलो करे? लॉज एंड रेगुलेशंस। इसमें दो बातें हैं, नंबर 1 फॉलो द लॉज एंड, और दूसरी बात अवॉइड एक्शंस विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। तो दो बातें करनी है, नंबर 1 आपने लॉज को फॉलो करना है मुल्क के, और दूसरा आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए।
मिसाल के तौर पे किसी शादी पे हैं, सीए चार एक टेबल पे बैठे हैं, उधर से खाने की आवाज लगी, अब ये चारों दौड़ रहे हैं। किसी के कपड़ों के ऊपर सालन गिरा हुआ है, किसी के कपड़ों पे स्वीडिश गिरी हुई है, प्लेटें देखो एंड पे जो है वो इतना इतना बचा के छोड़ा हुआ है। अब ये इंसानों वाली चीज तो नहीं है। ओके, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर, हाँ चाहे अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो पूरी जिंदगी कभी भी प्लेट में खाना नहीं छोड़ा। ही शुड फॉलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर जितना चाहिए उतना उतना ही डालते हैं। ही शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स। उनको क्या करना चाहिए? कोड ऑफ एथिक्स। बल्कि आप तो माशाल्लाह बड़े होके खुद सालन इतना कम डाला करेंगे, बाद में बच्चों की प्लेटें भी अपनी साफ करनी होती हैं, उनका प्लस माइनस हो जाता है। आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार लोग साबित होंगे। ही शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स। आपको कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। डेवलप्ड फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए ये कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं अगले सफे पे। ये कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने चाहिए आपको। कोड ऑफ एथिक्स नेक्स्ट पेज पे जाएं। ही शुड बिहेव विद कर्टसी, विद आइए बैठिए खाइए लीजिए आप जाइए। ये ज्यादा हो गया, आखिरी बात नहीं होनी चाहिए। अगले को खुद ही बताना चाहिए अब मैं जाऊं। जुमे के बाद थोड़ा सा खाना शाना खा के आ जाएं, 2:15 से 3:15, थोड़ा टाइम से। फ्री नहीं होते जुम्मे को। इट इज गुड टू लिव ऑन ओन मनी। कल पढ़ा नहीं आप लोगों ने? हद होगी, तो गलत, बिल्कुल गलत बात है ये तो, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। गरम कब से मिलने शुरू हो गए? कैंटीन पे मिल रहे हैं उबले हुए अंडे? CA being a tax practitioner, टैक्स सर्विसेज देता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लूज होगा मसला हो जाएगा। CA बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर टैक्स सर्विसेज देता है। मिसाल के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल के देता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकाल के देता है। तो एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा मेरी क्लिनिक है, उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल के देंगे हम। इसी तरह जो है वो उनकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकाल के देंगे हम। इस सबको कहते हैं करंट टैक्स कैलकुलेशन। जो FAR 2 पढ़े हैं उन्होंने ये लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, अभी मैंने कोई सफ़ा नहीं खोला। इस सबको कहते हैं करंट टैक्स कैलकुलेशन, यानी इस साल का टैक्स निकालने में CA हेल्प करता है आपकी। तो CA टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं। फर्ज करें ये करते 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 टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट बना 50, तो इसकी जनरल एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। सो दिस इज अ टैक्स सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय CA टू अ टैक्स पेयर। ये एक टैक्स पेयर को वो सर्विस दे रहा है। अच्छा, सर्विसेज आमतौर पर दो किस्म की देता है। नंबर 1 टैक्स कैलकुलेशन, और दूसरी सर्विस होती है रिटर्न प्रेपरेशन। टैक्स कैलकुलेशन ये जो है सारी, ये टैक्स कैलकुलेशन है। ये तो उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री है ना, ये सारी क्या है? टैक्स कैलकुलेशन। तो टैक्स कैलकुलेशन, इसे करंट टैक्स कैलकुलेशन भी कहते हैं।
तो सर्विसेज आमतौर पे सर्विसेज बाय सीए टू टैक्स पेयर, टैक्स पेयर मिसाल के तौर पे पीटीसीएल है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पीटीसीएल को सर्विसेज देता है दो किस्म की, टैक्स कैलकुलेशन और रिटर्न प्रिपरेशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, ये इजी काम है। टैक्स कैलकुलेशन तो मुश्किल है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टानी पड़ती है, टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए इनिशियल अलाउंस देखने पड़ते हैं, डेट ऑफ परचेज देखनी पड़ती है, प्लान नया है पुराना है ये देखना पड़ता है, अकाउंटिंग वालों की बेडेड रिकवरी देखनी पड़ती है, टैक्स वालों की बेडेड रिकवरी देखनी पड़ती है। ये सारे रूल्स लगाने के बाद शेयर्स कब बेचे, कब खरीदे, होल्डिंग पीरियड कितना था, ये टैक्स कैलकुलेशन तो एक बहुत मुश्किल काम होता है। कल एक बंदे की टैक्स कैलकुलेशन हमने शुरू की थी, असगर की, तकरीबन 50 मिनट लग गए थे। वो तब थी जब सारा डाटा अवेलेबल था। जब डाटा भी अवेलेबल ना हो तो फिर तो काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और 6, 7, 8, 10 दिनों पे चला जाता है। तो वो तो असगर ने सारा डाटा लकीली दे दिया था और कल के सवाल में ताहिर ने डाटा आपको दे दिया था, तब ज़रा आधे पौने घंटे में काम संभाला गया, वरना तो काम कहाँ संभाला जाता है। तो टैक्स कैलकुलेशन इज़ अ डिफ़िकल्ट काम, लेकिन रिटर्न बना के देना इज़ एन ईजी काम। रिटर्न बना के देना ईजी काम है। रिटर्न बनाना कुछ और होता है। रिटर्न बनाना ये होता है कि टैक्स कैलकुलेशन किसी और ने कर दी होती है या पीटीसीएल के एम्प्लॉयज ने ही खुद ही कर दी होती है। पीटीसीएल खुद भी तो सीए हायर किए होते हैं। तो टैक्स कैलकुलेशन हुई होती है, उसको बस आपने अपलोड करना होता है एफबीआर की वेबसाइट पे कुछ फॉर्म सा फिल करके। रिटर्न प्रिपरेशन क्या होता है? अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन एफबीआर वेबसाइट। ये जरा आसान काम है, ये आसान काम है। क्लियर? अब एक मसला आता है, कैन आई गिव टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट? ये एक सवाल है। कैन आई गिव टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट? क्या मैं ऑडिट क्लाइंट को ऊपर वाली दो टैक्स सर्विसेज दे सकता हूं या मैं नहीं दे सकता? नाउ मिसाल के तौर पे केपीएमजी इज अ सीए फर्म and PTCL is a client and see PTCL is a client. तो KPMG is providing me audit service and PTCL is an audit client. क्या हम PTCL के डायरेक्टर्स के जूते साफ करते हैं? क्या हम PTCL के डायरेक्टर को डेंटिस्ट सर्विसेज दे रहे हैं? हम PTCL के डायरेक्टर्स को क्या सर्विसेज दे रहे हैं? तो KPMG is auditor and PTCL is audit client. PTCL आंखें खोल के, PTCL is audit client. PTCL इधर तो जी इधर क्लास हो रही है। PTCL is audit client. अब सवाल यह है कि KPMG जो कि ऑडिट कर रहा है PTCL का, PTCL ने इसको कहा मेरा टैक्स भी कैलकुलेट करो और मेरी रिटर्न भी जमा करवाओ। अब थोड़ी देर के लिए KPMG ने सोचा इसका टैक्स कैलकुलेट मैं करूंगा। ऑडिट करना तो अलग चीज है। ऑडिट होता है कि इसकी बिजनेस की सेल सही है, कॉस्ट ऑफ सेल सही है, वो सही है। ऑडिट करके तो ऐसी सीपी को बताया जाएगा कि सही इनका ऑडिट हो गया, अल्लाह का शुक्र है इन्होंने अकाउंट्स वगैरह सही बनाए हुए। ऑडिट करना तो इंडिपेंडेंट चीज है, ऑडिट का टैक्स से तो कोई ताल्लुक नहीं। ऑडिट का मतलब है कि इसने IFRS 16 फॉलो की है, IS 2 फॉलो की है, इन्वेंट्री कॉस्ट और उस पर रखी है। ऑडिट करने का तो ये मतलब है IS 16 में कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल में से जो भी चूज की है उसकी एंट्री सही की है, इसने सरप्लस को रिटेन अर्निंग में शिफ्ट किया नहीं किया। ऑडिट करने का तो ये मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसने जो है वो सही तरह वैल्यू की है नहीं की। ऑडिट करने का तो ये मतलब है
ऑडिट के लिए तो आईएफआरएस सामने रखने पड़ते हैं, ऑडिट करने के दौरान तो आईएफआरएस सामने रखते हैं। अब हमने सवाल यह उठाया कि एक बंदा एक वक्त में किसी एक बंदे को 2 सर्विसेज दे सकते हैं या नहीं, ये हमारा आज का सवाल है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पूछूं, डॉक्टर साहब जो है वो आपका दान देख रहे हैं, तो अगर डॉक्टर साहब को जूते पॉलिश करने आते हैं, क्या वो भी करके दे सकते हैं? बिल्कुल करके दे सकते हैं। इसमें तो बजाहिर कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, दोनों एक इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, इनमें क्या फर्क है? दान साफ कर दें, बाद में हाथ धो के आए, साफ कर दें, बाद में हाथ धो के आए, दोबारा दान साफ कर दें, इसमें क्या मसला है? तो इन दोनों सर्विसेज का आपस में कोई लिंक नहीं है कि हम डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर लिख के लगा दें कि डॉक्टर साहब आप जूते साफ नहीं करते लोगों के, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों काम आते हैं। उधर से 60-70 रुपए कमा लें, इधर से 2-3 हज़ार रुपए कमा लें, अच्छा इनका बन जाएगा रात को जाते हुए। तो ही कैन डू बोथ थिंग्स टुगेदर, इसमें कोई मसला नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन जिस बंदे का आप ऑडिट कर रहे हैं उसे टैक्स कैलकुलेट करके देना, इसमें एक मसला आता है। मसला यह आता है कि आप उसका जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे 50 मिलियन का, और 50 मिलियन का टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आप जब उसको ऑडिट सर्विसेज देने पे आएंगे, तो ऑडिट सर्विसेज देते हुए आप P&L में जब टैक्स डालेंगे 50 और करंट लायबिलिटीज में जब टैक्स डालेंगे 50, तो आप ऑडिट रिपोर्ट में कहेंगे कि मैंने चेक कर लिया, ये 50 की कैलकुलेशन सही है और मुझे तसल्ली है इस 50 की कैलकुलेशन पे, इसमें कोई मसला नहीं है। ये अब वो जूते और दान जैसी इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, ये तो हाईली डिपेंडेंट चीजें हो गई। यानी आप खुद ही काम कर रहे हैं, सारा टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं और टैक्स सर्विसेज देके खुद ही यहां फिगर की जनरल एंट्री कर रहे हैं, और आखिर में किसी ने पूछा कि जी टैक्स इनका, ओह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज करेक्ट, मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, ये कैसे गलत हो सकता है? सो देयर इज अ ग्रेट थ्रेट, बहुत बड़ा खतरा है कि आप गलत बात कर जाएंगे। यहां पे आप अपने आप को सपोर्ट करने की खातिर जो है वो यहां पे ओके सिग्नल दे जाएंगे कि मैंने जो ऑडिट किया है वो सही है। बाकी फिगर्स का ऑडिट भी हो रहा है, उसमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये फिगर आपने खुद ही कैलकुलेट की है और इसका खुद ही बाद में ऑडिट करने लगे, और ऑडिट रिपोर्ट में आप क्या लिखने लगे हैं, सब कुछ सही है। तो दैट इज अ डेंजरस थिंग। सो कैन आई गिव टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट हु, नहीं नो, तो मैंने तो नहीं नो कहा, इतना बड़ा मसला भी नहीं है, इसके कोई देख लेते हैं, कोई हल हुल निकाल लेते हैं। तो हद होगी, आप तो ऐसी KPMG के रिस्क पे लात तो हद होती है ऐसे। मैंने तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया, वो किताब वाले ने कंक्लूजन बनाते बनाते पूरा सफ़ा लिख दिया इस बात के ऊपर और आगे मिसालें डाल दी हैं, और आपने चुप करके नो कर दिए। और उसने पूरा समझाने के लिए ये बात पूरा सफ़ा लिख दी है कि क्या करें अब इस सिनेरियो में। उसने पूरा पहले ड्रामा क्रिएट किया है, हल बनाया, और आपने कहा चलो ख़त्म करो मसला। जी वैसे होंगे, नोट कर लें। हद हो गई, इतनी लंबी डिस्कशन में एंड पे नो सुनना था तो क्या फायदा? एंड पे नो ही होता है। ये पता नहीं क्या क्या चीजें सुन के देख के ऑब्जर्व करके आप लोग इन नतीजों पे पहुंच गए हुए हैं। खुदा के लिए सोशल मीडिया को सबसे पहले डिसऑन करें जिंदगी से। क्या
लिख रहे थे, पहले वाला लिख रहे थे? थोड़ी मेहरबानी लिख लो तो पूरी। ओके, ओके। टैक्स सर्विसेज में शामिल है रिटर्न बना के देना, ये इजी काम है। मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस, ये डिफिकल्ट काम है। फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, देखें इधर, मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस, क्यों तुमने टैक्स कैलकुलेट की है? फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। बोलें, मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज एंड सजेस्टिंग टैक्स प्लानिंग। तो ये 3 सर्विसेज हैं, टैक्स रिटर्न बना के देना, टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स बचाने के तरीके। लेकिन ये तीसरा पॉइंट तो अभी हमारी डिस्कशन का मकसद नहीं है। हमारा मकसद बस 2 बातें हैं फिलहाल, टैक्स रिटर्न और टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स रिटर्न बनाना इजी काम है और टैक्स कैलकुलेशन करके देना मुश्किल काम है। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट, जूता साफ करके देना जिसके दांत निकाले हैं। ओए होए 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 होए, यानी गिविंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट। ओ हो, यानी वो बंदा जिसका तुमने थोड़ी देर बाद ऑडिट करना है, उसी का तुम ही टैक्स निकाल के दे रहे हो, जिसका तुमने बाद में ऑडिट करके कहने के ये 50 सही है। तो ये फिक्रा जरा पढ़ें और इसकी इंटेंसिटी के अंदर जाएं, जाके बाहर भी आने बाबा, ये ना अंदर जाके अंदर ही चले जाएं। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज, क्या करके देना? टैक्स निकाल के देना ऑडिट क्लाइंट को। ओए होए होए होए, पहले तो इसी के ऊपर शॉक में चले जाएं थोड़ी देर। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज किसको?
वापस आए, निकालें इनको सबको। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू खतरा। सेल्फ रिव्यू का क्या मतलब है? आपने सालन बनाया, बाद में किसी ने पूछा यार कैसा बना है, ओ माशाल्लाह, यानी आपके काम को आप ही को चेक करने को कहा जा रहा है। ठीक है, आप यहां से गाड़ी लेके पिंडी के, आप उधर जाके किसी ने पूछा यार कैसा रास्ता बना, यार मैं ड्राइवर था, बाकी आप समझते हो। अच्छा, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप अपने ही काम को सेल्फ रिव्यू कर रहे होंगे, और एडवोकेसी, अपने ही आपको एडवोकेट कर रहे होंगे, बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बताएं कि इन दोनों कामों में क्या मसले हैं इकट्ठे करने में? टैक्स सर्विसेज देना और साथ जो है वो ऑडिट करना, इसमें क्या खतरा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और दोबारा पढ़ें इसको। टैक्स निकाल के देना ऑडिट क्लाइंट को अपने ही काम को दोबारा चेक करना या अपने ही काम को सपोर्ट करने के बराबर है। इसके लिए कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स दैट स्टॉप फर्म्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टन टैक्स सर्विसेज, जो रोक देते हैं केपीएमजी को कि कुछ टैक्स सर्विसेज ना दो, कुछ दे दो, सारी मना नहीं है, सीधा नो नहीं है। द कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड, बोलें, द कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड रिक्वायरमेंट्स। भाई जी ये फिक्र नहीं समझ आएंगे तो याद नहीं होंगे। ये पिछले सारे 5 सफ़े एक जगह और ये सफ़ा एक जगह, ऐसे नहीं पिछले 20 मिनट से इस पर तमहीद बांधी जा रही, फिर जाकर पढ़ाना शुरू किया। कोड ऑफ एथिक्स में रिक्वायरमेंट्स हैं जो फर्म्स को रोकती हैं। एक एक फिक्रा समझना पड़ेगा, एक एक लफ्ज, वरना घर जाके कभी याद नहीं होंगी ये चीजें। हमें पिछली कौन सी याद कर रही हैं, ये तो हम आपका और घर वालों का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। कोड ऑफ एथिक्स में शामिल है रिक्वायरमेंट्स जो रोकती हैं फर्म्स को फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टन टैक्स सर्विसेज। किसको? कि ऑडिट क्लाइंट्स को आप टैक्स सर्विसेज ना दें। मना नहीं है, बट हल्की फुल्की रोक टोक है। इन सम सर्कमस्टांसेस, हमेशा नहीं, इन बिकॉज द कैन नॉट बी एड्रेस्ड, खतरे को एड्रेस नहीं किया जा सकता इवन बाय अप्लाइंग सेफ गार्ड लगा के भी उस खतरे को एड्रेस नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे कोरोना वार्ड के अंदर कोई ऐसे मरीज हैं जिसमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, सारे ही मलंग हैं। अब आप उधर अगर मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के भी चले जाएं तो खतरा ही इतना है कि उसको सेफ गार्ड लगा के भी एड्रेस नहीं किया जा सकता, और वो जाते ही जफी डाल लेते हैं लोगों को। अब आप जो भी करके वहां चले जाएं, आप गाउन पहने, जो मर्जी करें, घुस जाएगा करो। अच्छा, तो इसलिए चलो, तो पुरानी चीज होगी। टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स। अच्छा, ये फिक्रा याद करें। साथ वाले को पहले मुस्कुरा के देखें, हाइब्रिड में। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें प्लीज, प्लीज, फिजिकल वाले नहीं, हाइब्रिड वाले प्लीज। यार ये हाइब्रिड बॉयज पहली रो, इसको कर कहो, साथ वाले को मुस्कुरा के देखें। ओह दैट्स नाइस, दैट वाज रिक्वायर्ड। कोड ऑफ एथिक्स में रिक्वायरमेंट्स हैं जो फर्म्स को रोकती हैं कि आप कुछ टैक्स सर्विसेज ना दिया करें ऑडिट क्लाइंट्स को, बिकॉज खतरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एड्रेस नहीं किए जाते बाय अप्लाइंग सेफ गार्ड्स। आप फिक्रा ज़रा याद कर लें इधर ही। कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स जो रोकती हैं फर्म्स को फ्रॉम गिविंग सर्टन सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स। टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, जूता पॉलिश करके देना जिसके दांत सही किए हैं, इन सम सर्कमस्टांसेस बिकॉज द खतरा कैनॉट बी एड्रेस बाय अप्लाइंग, क्योंकि खतरा इतना ज्यादा है कि सेफ गार्ड लगा भी लिए तो फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाना है। टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स। अच्छा, पहली बात तो यह है कि खतरे का लेवल जज करना है। साथ वाले की तरफ देखें, बोलें लेवल। खतरे का क्या जज करना है? लेवल। फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट।
लेवल ऑफ थ्रेट कितने, यानी अगर किसी बंदे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो शेर कितने आने का चांस है। लेवल ऑफ थ्रेट तो देखें ना पहले, बाद में देखते हैं बंदे को छोड़ना या नहीं छोड़ना। अजीब अजीब मिसालें दे रही हैं, हद होगी। फैक्टर्स फॉर इवेल्युएटिंग लेवल ऑफ थ्रेट क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट। बार बार ये बात करके हमारा दिल दुखा रहा है, टैक्स सर्विसेज देना चाह रहा है किसको, हालांकि हम देख रहे हैं कितनी खतरनाक चीज है कि बाद में उसी कैलकुलेशन पे आपने ऑडिट करते हुए कहना है कि सब सही है। ये फैक्टर्स आप देखें, पहले थ्रेट का लेवल देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपने ये असाइनमेंट पकड़नी है या नहीं पकड़नी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट देखें कि इस मंगनी के सरात क्या होंगे। टैक्स एक्सपर्टाइज ऑफ क्लाइंट्स एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स एम्प्लॉइज कौन होंगे, क्लाइंट्स एम्प्लॉइज पीटीसीएल क्लाइंट है ना, इसके एम्प्लॉइज, उसके एम्प्लॉइज को कितना एक्सपर्टाइज है मुझे बताएं। उसके एम्प्लॉइज को अगर एक्सपर्टाइज ज्यादा हुआ तो थ्रेट एक्सेलेंट कम हो जाएगा। जितने एक्सपर्ट बंदे आपके साथ इन्वॉल्व होंगे उतना कैलकुलेशन एरर चांस कम होगा और उतना आप सेफ एंड पे होंगे। बाद में कोई आके आपको कहता भी है कि आपने ऑडिट करके कहा है सब कुछ सही है तो आप साबित करो, तो हम कहेंगे अल्लाह का शुक्र एक्सपर्ट बंदों के साथ ही मिलकर सारी कैलकुलेशंस की थी। तो जितना एक्सपर्टाइज ज्यादा होता चला जाएगा उतना थ्रेट। सिस्टम बाय विच टैक्स अथॉरिटीज असेस एंड एडमिनिस्टर द टैक्स। एफबीआर वालों का सिस्टम कैसा है, अगर वो सिस्टम अच्छा है तो भी थ्रेट, और अगर उनके अपने सिस्टम में लूप होल्स हैं तो थ्रेट। अब एफबीआर को पकड़ा हमने, द सिस्टम बाय विच टैक्स अथॉरिटीज एफबीआर एडमिनिस्ट्रेटर्स असेस एंड एडमिनिस्टर लिख दिया आगे उसने, एडमिनिस्टर द टैक्स एंड द रोल ऑफ फर्म और इन दैट प्रोसेस। और जब एफबीआर वाले कभी ऑडिट करने आते हैं तो हमारा रोल कितना है उसके अंदर, जाहिर बात है एफबीआर वाले जब ऑडिट करने आएंगे तो हमारे रोल भी होगा थोड़ा बहुत, हम भी एक्सप्लेनेशन तो देंगे। नेटवर्क फर्म होती है हमारी हमसाया फर्म जिन्होंने हमें हेल्प की थी। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ, और हमारा लॉ कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर लॉ कॉम्प्लेक्स होगा तो थ्रेट ज्यादा होगा, और अगर लॉ कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, तो फिर थ्रेट। तो ये 4-5 चीजें हैं जिनको जज कर लें, उसके बाद देख लें। यानी बंदे को अगर जंगल में आपने छोड़ के आना है तो पहले देख लें शेर खाते कूते हैं या देख के चले जाते हैं सिर्फ, ये सारा जरा पता चला लें, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह बंदे को छोड़ाएंगे। एंड डिग्री ऑफ जजमेंट नेसेसरी इन अप्लाइंग इट। जी मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब है, ठहर के जो। एंड डिग्री ऑफ जजमेंट नेसेसरी इन अप्लाइंग इट। कई दफा लॉ लगाते हुए जजमेंट करनी पड़ती है, कई दफा लॉ लगाते हुए चीजें हार्ड एंड फास्ट होती हैं। तो कई दफा लॉ लगाते हुए ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां जजमेंट होती है। अब लॉ की ही कई ऐसी प्रोविजंस हैं जिनमें जजमेंट है। अब लोग जब बहस करने पे आए तो वो तो बिल्कुल रुकते नहीं है। एक साहब इस चीज पे बहस कर रहे थे, अब मैं बहस का पॉइंट बताऊंगा, आप लोगों ने कहना ये क्या बात बता रहे हैं। वो कह रहे थे कि ज्वेलरी का लॉस माइनस नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये लॉ पढ़ के लगता है कि ज्वेलरी का लॉस ज्वेलरी के गेन से माइनस हो सकता है। अब लोग लॉ में से इतनी लूप होल्स भी निकाल लेते हैं कि ज्वेलरी का लॉस माइनस नहीं है, लेकिन ज्वेलरी में पहले पता तो चल जाए लॉस आया या नहीं आया, किसी और ज्वेलरी को जरा बेच के इससे नेट करके फिर देखेंगे लॉस आया या नहीं आया। तो जो लोग लॉ के अंदर इतना डीप जाएं वो फिर और भी चीजें निकाल के बैठे होते हैं। तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर लॉ में ज्यादा है तो फिर मसला हो जाएगा, और अगर चीजें सिंपल सिंपल हैं तो फिर ठीक है। तो जजमेंट जहां लॉ में आ जाए वहां और खतरा बढ़ जाता है, जहां लॉ में जजमेंट ना हो वहां खतरा कम होते। टैक्स रिटर्न बना के देना ऑडिट क्लाइंट को, टैक्स रिटर्न बना के देना ऑडिट क्लाइंट को, यार ये इजी काम है, ये कर दें, इसमें ओके कर दें, इसका कोई मसला नहीं है। ये कौन सी टैक्स कैलकुलेशन है, टैक्स कैलकुलेशन किसी और ने करके दी हुई है, आपने सिर्फ उसको अपलोड करना है एफबीआर की वेबसाइट पे, ये तो कोई काम नहीं है, ये कर दें, इसमें कोई मसला नहीं। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विस, पहले वाला काम दूसरे वाला काम। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट, कहते हैं ये कोई थ्रेट नहीं है, इसमें क्या मसला है। वो तो उसने टैक्स कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आपने से अपलोड करनी है। किस पेज पे है, अभी उस पेज पे आ जाना, इसमें हम पढ़े। भाई एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आप लोग अटेंटिवली क्लास लें। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न सर्विसेज किसको,
टू ऑडिट लाइन को डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ, कहते इसमें कौन से खतरे की बात है? टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विस इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या होता है? अब वो बताने लगे कि इसमें क्या क्या काम होते हैं टैक्स रिटर्न बना के देने में। असिस्टिंग क्लाइंट, मदद करना क्लाइंट की विद टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, टैक्स रिपोर्ट करने की ऑब्लिगेशन कब तक है हमारे पास? 30 सितंबर तक। बाय जस्ट कंपाइलिंग द इंफॉर्मेशन, इट्स जस्ट कंपाइलिंग, इट्स नॉट मेकिंग इंफॉर्मेशन। इधर तो इंफॉर्मेशन मेक हो रही होती है टैक्स कैलकुलेशन में, इधर सिर्फ कंपाइल हो रही है, जस्ट कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। और जाके आप इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इन बैंक, और जाके आप बैंक में पेमेंट कराते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये हर एरा गैरा नथु खैरा तो नहीं कर सकेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और इसमें अक्सर ये होता है, असिस्ट भी होते हैं नंबर 1, और नंबर 2 एडवाइज भी होता है। एडवाइजिंग ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन, ये तो पास्ट में जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है उसी की एडवाइस देंगे आप कोई ना कोई। एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट टू टैक्स अथॉरिटीज। और अगर कभी पीटीसीएल वालों को एफबीआर ने कोई नोटिस भेजा तो केपीएमजी वाले उनको रिस्पॉन्ड कर देंगे, यार ये मसला आया था, ये है, इसका हल है। एडवाइजिंग ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ, और ऑडिट क्लाइंट के बिहाफ पर रिस्पॉन्ड करना किसको? टैक्स अथॉरिटीज। रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, और कई दफा आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी एफबीआर वाले मांग लेते हैं आपसे, और एनालिसिस मांग लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन ऑफ अप्रोच बीइंग यूज्ड। अप्रोच कभी आपको पता है हम फाइफो लगाते हैं, कभी हम वेटेड एवरेज लगाते हैं, कभी हम एक्रूअल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, कभी कैश अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो जो भी अप्रोच आपने यूज़ किया वो उनको बता दें। हमने पढ़ा था कैश अकाउंटिंग भी इजाज़त है, एक्रूअल भी इजाज़त है, और हमने पढ़ा था लेकिन कंपनीज सिर्फ एक्रूअल पे चलेंगे, इस तरह की बातें पढ़ी थी। तो जो भी अप्रोच आपने यूज़ किया वो बता दें टैक्स वालों। ये कौन सा काम है रिटर्न बना के देना? या तो रिटर्न बना के देने में मेकिंग कुछ नहीं होती है, असिस्टिंग और एडवाइजिंग होती है बस। असिस्टिंग एंड एडवाइजिंग बस, कोई मेकिंग मोकिंग नहीं। ये क्या काम है? ये करके दे दो। हमने कहा क्या क्या चाहते हो? कहते हैं इट डज नॉट क्रिएट थ्रेट। एक थ्रेट क्रिएट ही नहीं कर रहा तो तुम्हें क्या टेंशन पड़ी हुई है? सुबह सुबह तुम लोगों ने नो कर दिया सर के सामने, हद होती है, नो करने का टाइम था वो। अच्छा, बार बार कह रहे हैं यार ये बहुत आसान काम है। कहते हैं टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन आर यूजुअली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। कहते हैं मैं कह रहा हूं तुम्हें आसान है, मान जाओ। एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। असिस्टिंग, एडवाइजिंग, प्रेजेंटिंग, सिर्फ असिस्ट हो रहा है, एडवाइज हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, बस कुछ भी नहीं हो रहा, मेकिंग नहीं हो रही। असिस्ट कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो और प्रेजेंट कर रहे हो चीजें। तुम कौन सा कमाल कर रहे हो? प्रेजेंटिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन अंडर एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज। फर्दर, बस कर दे यार, सानिया इतनी ना बता। फर्दर रिटर्न्स आर आल्सो रिव्यूड बाय टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स वाले अक्सर रिटर्न्स पे नजर मार लेते हैं सही तरह अपलोड हुई है या नहीं। तो कहते हैं कोई मसले की बात नहीं है, नहीं है, मान जो। अच्छा, कर दो, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। सबको सारे ऑडिट क्लाइंट को बुला के तुम्हें कहो रिटर्न बनवानी है, हमारे से बनवा लें। लेकिन टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग बात है, उस पर बात करते हैं। टैक्स कैलकुलेशन फॉर पर्पज ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। टैक्स कैलकुलेशन फॉर पर्पज ऑफ, प्लीज चेहरा शरीफ इधर किया करें ना जब मैं बात कर रहा हूं। टैक्स कैलकुलेशन ये है फॉर प्रिपेयरिंग all audit clients, preparing calculation of current tax liabilities. defer tax liabilities होती है जो टैक्स आपने डेफर करके देने हो। preparing calculation of current and defer tax liabilities, इसलिए इसका नाम मैंने करंट टैक्स कैलकुलेशन रखा है। डेफर टैक्स कैलकुलेशन भी पढ़ाई जाती है, वो FR 2 में पढ़ाई जाती है। फिलहाल ये करंट टैक्स कैलकुलेशन है जिसमें हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जैसे असगर का किया था कल, ताहिर का घर में किया था, अंजुम का किचन में किया था। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड डेफर टैक्स लायबिलिटीज फॉर एन ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज।
preparing calculation of current tax liabilities for preparing accounting entries that will be later on audited by firm, that will be later on audited by firm. बाद में आप ही ने इसका ऑडिट करना है. क्रिएट्स अ, ये फिर खतरे की बात है. इसमें कहते हैं मैं ओके सिग्नल नहीं दे रहा इतनी जल्दी, ये खतरे की बात है. पढ़े जरा. प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स फॉर ऑडिट लाइन. क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड. बहुत खतरे की बात है. क्या हो रहा है बताएं. प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स फॉर ऑडिट लाइन. बाद में उसने इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है ना, बाद में आप ही ने उसको देखना है. तो डेट क्रिएट्स अ, कहते हैं मेरे ख्याल से ऊपर वाले 4 फैक्टर तो देखो आप जरूर, जो 4 बुलेट्स में बताए हुए हैं. एक और फैक्टर भी मैं 5वां डालने लगा हूं, फॉर इवेल्युएटिंग द थ्रेट डेट कैलकुलेशन माइट हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हो सकता है ये टैक्स की फिगर इतनी बड़ी हो कि एक मेजर फिगर बन के सामने आए. हो सकता है पूरे बिजनेस की लायबिलिटीज हों 100 मिलियन की, उसमें टैक्स हो 50 मिलियन का, तो कितनी मेजर फिगर है. लेकिन अगर माइनर फिगर है तो फिर शायद गुजारा चल जाए. तो कहते हैं खतरे का लेवल देखने के लिए 5वीं गाइडेंस मेरी तरफ से यह है कि अमाउंट देख लो टैक्स की ओवरऑल बिजनेस में मटेरियल है या इमटेरियल है. In addition to factors discussed above, a factor relevant for evaluating threat is that calculation might have a material effect on the financial statements. Calculation का financial statement पे होते हैं effect, which the firm will express an opinion later on. Express an audit opinion later on. जिस पे आपने बाद में ऑडिट ओपिनियन देनी है. मटेरियल इंपैक्ट का क्या मतलब है कि हाइब्रिड में तीसरी रो में मोबाइल इस्तेमाल करते हुए बताएं. मटेरियल इंपैक्ट का क्या मतलब है कि छोड़ देना, अब रख दें इसको कहीं. मटेरियल इंपैक्ट का क्या मतलब है कि बड़ी फिगर होगी या छोटी फिगर होगी. बड़ी फिगर होगी. चलें जी, मुबारक हो, ये चैप्टर भी खत्म होने की तरफ जा रहा है. जाओ अगले सफे किताब एंड तक देखो. ऑडिट क्लाइंट्स डेट आर नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज. ऐसे ऑडिट क्लाइंट्स जिनका जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है. मिसाल के तौर पे प्राइवेट कंपनीज, इनमें तो पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है. या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज. पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जिन्होंने आम लोगों से पैसा नहीं लिया होता. और दूसरी कौन सी होंगी. पब्लिक, इन्होंने तो आम लोगों से पैसा लिया होता है. तो कहते हैं जो छोटी मोटी कंपनीज है ना, जो प्राइवेट हैं, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैं, कहते हैं यहां पर अगर आप बज़िद हो कि मैंने टैक्स कैलकुलेशन करके देनी है तो कर दो, कोई मसला नहीं. कहते सेफगार्ड्स लगा लो कुछ. कहते सेफगार्ड्स लगा लो और कैलकुलेशन कर दो. तो थोड़ी देर पहले हमने खुली इजाजत दे दी है 0.2 की, और अब हम ऐसी कंपनी जो छोटी हैं उनके लिए 0.1 की भी इजाजत देने लगे हैं. खैर है यार, कर दो, कोई मसला नहीं. इतना ज्यादा ना सोचा करोगे, तुम ही बाद में ऑडिट करोगे, तुम ही ये करोगे. कहते छोड़ो यार, कर दो. कुछ सेफगार्ड्स लगा लेना, फिर ठीक है. सेफगार्ड्स क्या लगा लें. सेफगार्ड्स टू एड्रेस द सेल्फ रिव्यू थ्रेट. मींस के थ्रेट आ गया, इसको मान लिया हमने, ये खतरा है, खतरे को एड्रेस करो. ये क्या खतरे की वजह से अपना जो है वो पैसे मुफ्त में मिल रहे हैं तुम्हें, वही बंदा तुम्हें कह रहा है टैक्स भी निकाल के दे दो, निकाल दो, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो. बस कुछ सेफगार्ड लगा लो, कल कलाम को वरना तुम्हारे साथ ही हो जानी है. Safeguards to address the self-review threat when the audit client is not a audit client. छोटा मोटा इदारा है तो फिर खैर है. Safeguards क्या लगाओ, आप प्रोफेशनल्स को यूज करो.
who are not audit team members to perform the tax services. कई दफा फर्म्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं। एक फर्म है, उसमें ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए देख रहे ऑडिट को और ग्रुप बी देख रहे टैक्स को। इसका पार्टनर कामरान है और इसका पार्टनर अरगमान है, अंजुम है। अब कामरान ऑडिट करे, अंजुम भी सी है, प्रोफेशनल है, अंजुम टैक्स कैलकुलेट करे। फिर बात कहते समझ आती है। यूज प्रोफेशनल्स हु आर नॉट देयर इन ऑडिट टीम। जो ऑडिट करने गए हैं उनकी टीम, अगर कामरान ही टैक्स और मैं मान रहा हूं कि इन दोनों बंदों की मिली भगत हो सकती है आपस में, वो तो फिर पूरी दुनिया की मिली भगत हो सकती है आपस में। लेकिन ऐसा भी तो होता है दोनों में से एक का या दो का ईमान ही बनाओ, उसमें क्या मसले वाली बात है। हमारा दोस्त भी होता है, कई दफा हम कहते हैं यार तू गलत बात कर रहा है, तो ये ना कहें कि ये दोनों एक ही फॉर्म है तो ये दोनों तो एक ही जैसे होंगे। इंसानियत भी है कोई चीज। तो इसलिए कहते हैं मेरा मशवरा ये है कि ऐसे प्रोफेशनल्स को यूज करो जो ऑडिट टीम में नहीं है। अच्छा, उनसे क्या कराएं फिर हम? कहते हैं उनसे टैक्स सर्विस परफॉर्म करा लो। जो ऑडिट टीम में नहीं है ना, वो ये हैं, इनसे टैक्स कैलकुलेट करवा लो। वरना ऑडिट वाले भी कई दफा टैक्स कैलकुलेट कर देते हैं। इसमें कोई ऑडिट, वो तो हमने अपने लिए कैटेगरीज बनाई हुई है, इनको भी थोड़ा बहुत टैक्स आता है, ये कैलकुलेट कर देते हैं। कहते हैं लेकिन तुम ना ही करो। अच्छा, इसके बाद तुम एक रिव्यूअर भी रखो, एक रिव्यूअर भी रखो, लेकिन ये ऐसा बंदा हो जिसने ऑडिट भी नहीं किया और जिसने टैक्स भी कैलकुलेट नहीं किया। ये ऐसा बंदा हो। मे बी ये एक कोई और फर्म हो जो उस बंदे ने बनाई हो, जो क्लास में आपके पीछे चौथी रो में, पांचवी रो में बैठा करता था। मे बी ये वो बंदा हो। उसके पास चले जाओ, यार कामरान और अंजुम हम दोनों ने मिलकर फॉर्म बनाई हुई है, तो रशीद तुमने तो अलग फॉर्म बनाई हुई है, तुम जरा रिव्यू कर दो आके। वो कहेगा चलो यार दोस्ती यारी में ऐसी मैं रिव्यू नजर मार देता हूं, और उसके रिव्यू करा के उसे साइन करा लें, यार ये सारा काम सही हुआ है, और वो चेक करे भी फिर। तो कहता है ये तो कमाल ही हो जाएगा फिर। हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, एक बंदा रिव्यूअर के तौर पे ले आओ जो तुम लोगों का काम चेक कर ले। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पता है वो फॉर्म बना रहे हैं उधर बैठ के, वो पाई कैफ 2 ते पास कर लो पहले। अच्छा माय डियर, पहली लाइन का को मतलब बताए, इसका मतलब नहीं, हाथ खड़ा करके सर्विस रिव्यू। मैंने कहा मतलब बताएं सर्विस रिव्यू। न्यूटन का मतलब बताएं, न्यूटन। मतलब बताएं। असल में हो सकता है ये दोनों ने अपना टैक्स का और ऑडिट का काम वैसे ही अपने अब्बू से या किसी बड़ी फर्म से रिव्यू पहले ही करवाने की इनकी अपनी आदत हो कि ये वैसे ही अपने काम रिव्यू कराते होते हैं हर दफा। कहते हैं ये तो फिर आपका नॉर्मल रिव्यूअर है जो आपके काम हर दफा करके देता है। आप लोग फिर कहीं और जाओ और किसी बड़ीएस्ट फर्म से रिव्यू करवाओ। तो जिन लोगों को अपना काम रिव्यू करवाने की आदत है, अब उसी रिव्यूअर के पास दोबारा ना चले जाओ, ये तो आपके काम रिव्यू करता ही रहता है, किसी थर्ड पार्टी के पास रिव्यू कराने जाओ। तो कहते 3 बंदों के पास आपने रिव्यू नहीं कराने जाना। अंजुम ने रिव्यू नहीं करना क्योंकि उसने टैक्स कैलकुलेट करके दिया। कामरान ने रिव्यू नहीं करना क्योंकि उसने तो ऑडिट की है।
और जिस रिव्यूअर से तुम आमतौर पे वैसे ही रिव्यू कराते रहते हो चीजें, क्योंकि तुम्हारी नई नई फॉर्म है, तुम्हें डर है कि कहीं कोई मसला ना हो जाए, हम कोई बोंगी ना मार दें, जिस रिव्यूअर से तुम ऑलरेडी रिव्यू कराते रहते हो उसका नाम सर्विस रिव्यूअर है, उसके पास भी तुमने नहीं जाना। तो ये उन लोगों के लिए होगा जो सर्विस रिव्यू कराते रहते हैं। जो सर्विस रिव्यू नहीं कराते वो फिर किसी के पास भी चले जाएं। तो शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं, शायद समझ आ गया हो आपको, टिक कर रहा हूं मैं जबरदस्ती। सर्विस रिव्यू, तो जिसने आपकी सर्विस का रिव्यू किया उसके पास भी नहीं जाना, बल्कि किसी चौथे बंदे के पास अब आप जाएं। ना कामरान के पास, ना अंजुम के पास, ना ऐसे बंदे के पास जो इनका काम चेक करते हैं, बल्कि किसी चौथे बंदे के पास जाएं, हु इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, जिसने ये तीन काम नहीं किए, उनके पास जाएं। ओके ले जी, जो आप नॉट सुनना चाह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आखिरकार आ ही गया। कहते लेकिन अगर एक ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है ना, वो फिर सही नहीं है। अ फर्म शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशंस ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स फॉर एन ऑडिट क्लाइंट फॉर प्रिपेयरिंग that are material to the financial statements on which the firm will express an audit opinion later on। कितने लोगों को इसमें भी गुंजाइश मिल गई है? हाथ खड़ा करें। इस पॉइंट में भी गुंजाइश है थोड़ी सी, यहां भी थोड़ी सी गुंजाइश है। कहते हैं अगर वो फिगर मटेरियल है तो वी शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशंस, और अगर वो फिगर ही छोटी सी है टैक्स की, पूरे बिजनेस की जो है वो लाइबिलिटी 100 करोड़ पे है, उसमें से टैक्स जो है वो आधा करोड़ भी नहीं है, कहते फिर क्या मसला है? फिर चाहे पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, टैक्स कैलकुलेट कर दो। वो बेचारी ऐसे ही दूसरों के पास जाएंगे, अपना टाइम जाया करेंगे, तो दूसरों को लाना, उनकी फीस देना, वो भी कई दफा मुश्किल हो जाता है। ये लोग सस्ता काम कर देते होते हैं। असल में सेम ही बंदे से दोनों काम करा लें, उसी से जूती पॉलिश करा लें, वो सस्ती कर देगा, कहेगा इधर उधर जाने से तुम तो उसी बंदे से आप दूसरा काम करा लें, वो सस्ता कर देगा। तो मेरे ख्याल से इसने आ जाके एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दे दी है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कि एंड पे आके इसने नो वाली बात की है। तो अब पूरी बात पता है क्या बन गई? फिर उसकी तरह मैं पेजेस की तरफ वापस आता हूं। सारे ऑडिट क्लाइंट्स को आप टैक्स निकाल के, रिटर्न बना के दे सकते हैं, ये उसने पहले बात की थी। फिर उसने यहां पर यह किया कि आपने अगर टैक्स कैलकुलेट करके देना है तो टैक्स कैलकुलेट करते हुए आप दो किस्म के इदारे बना लो, जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है उन इदारों के लिए कहते हैं, मैं जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है उन इदारों के लिए मैं ये कहता हूं कि आप 3-4 सेफगार्ड लगाओ। ये सेफगार्ड अगर आप लगा लेते हो तो आप खुले जाके इनका टैक्स कैलकुलेट करो। मैंने रोका ही नहीं, कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं, मैंने मना ही नहीं किया, ऐसे परेशान हो रहे हो। और जिन इदारों का पब्लिक में इंटरेस्ट, जिन इदारों ऐसे हैं उनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, ये दो किस्म के इदारे बन गए ना, जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट, और जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट है। इसमें फिर आगे दो कैटेगरीज, अगर मटेरियल है तो इनकार कर दो, और अगर इमटेरियल है तो सेफ गार्ड लगाकर कर लो। सेफ गार्ड फिर भी लगाने हैं, अगर इमटेरियल है तो सेफ गार्ड लगाकर इनकी कैलकुलेशन कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ तो फिर ठीक है, फिर छोड़ दो बीच में, वरना कई सालों से कैलकुलेशन हो रही है तो आपको पता ही होता है टैक्स की फिगर मटेरियल इमटेरियल है। ओके, तुम तीर आजमाओ, हम जिक्र आजमाएं। चलें आगे। फेफड़े कहां से आ जाते हैं? अच्छी वाली क्लास चल रही होती है। इफ इंपैक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज कौन सी वाली? टैक्स की या रिपेयर एक्सपेंस की? टैक्स की। इफ इंपैक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टैक्स की अकाउंटिंग एंट्री तो एक होती है ना, 50 मिलियन वाली जो मैंने आपको दिखाई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो हजारों एंट्रीज होती है। इफ इंपैक्ट ऑफ टैक्स की अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इमटेरियल। अगर टैक्स की अकाउंटिंग एंट्रीज का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इमटेरियल इंपैक्ट है,
then above safeguards mentioned in point B will be applied and you can prepare tax calculation and you can prepare tax calculation. यहां पे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. टाइम बताएं, टाइम बता दें सबको, पूरी क्लास का टाइम बता दें, खड़े होकर टाइम बता दिया करें सबको. ओके अच्छा जी. अच्छा चलें ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, इसको ना आप कल एक दफ़ा दोबारा पढ़ेंगे. अगर आप कहते हैं मैं अभी पढ़ देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी है, इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेंगे. बात की समरी समझ लें. ये रिटर्न बना के देना है, इसकी इजाज़त मिल गई है हमें, अल्लाह का शुक्र है आज. और ये क्या है, टैक्स कैलकुलेट करके देना. इसकी इजाज़त नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के लिए सेफगार्ड लगा के मिली है और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के लिए मटेरियल इमटेरियल वाले चक्कर से गुजर के पहुंचे. तो ये जरा कोशिश कीजिएगा अगर याद हो जाए तो. बाकी टैक्स प्रैक्टिशनर्स वाले ये तो 4-5 आसान थे. ओके निकालें न्यूमेरिकल. ताहिर वाला चैप्टर नंबर 18. हाँ जी नोट्स टू द इनकम स्टेटमेंट क्या कह रहे हो. ऑन 15 जुलाई 2020 यूज्ड 20y0 यूज्ड मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना वेलिंग 15 लाख. भाई ये खर्चों में नहीं पड़ी हुई, किसको उल्टाना है. डेप्रिसिएशन एज 15% वॉज चार्ज ऑन मशीनरी फॉर द होल ईयर एंड इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल. अब बस सुनते जाएं, करना क्या बातें आसान आसान सी थी. आपने घर में 15 लाख को 15% से मल्टीप्लाई करना था और फुल ईयर की डेप्रिसिएशन ही निकालनी थी, उसको उल्टा देना था और 15 लाख पर इनिशियल अलाउंस और फिर इनिशियल अलाउंस माइनस करके टैक्स डेप्रिसिएशन को माइनस करना था. अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी थी, वो उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स इनिशियल अलाउंस माइनस कर देना था जी. आगे एडमिन एक्सपेंसेस में सॉफ्टवेयर की, यार परचेज प्राइस सॉफ्टवेयर की पड़ी होनी चाहिए या उसकी अमोर्टाइजेशन. तो इसको उल्टा के 975 को इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर देनी थी. ये ज्यादा मजे का सवाल है. कल के सवाल में उसने कहा था मैंने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को पिछले साल खर्चे में डाला है. कल के सवाल में कहा था मैंने प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को पिछले साल के P&L में डाला है. आज का सवाल ज्यादा मजे का था. इसमें इसने फिजिबिलिटी स्टडी, याद रखिएगा, घर जाके पढ़िएगा, प्री कमेंसमेंट की डेफिनेशन के अंदर घुसी हुई थी. फिजिबिलिटी स्टडी खर्चों में नहीं जाती माय डियर. अब करना यह था कि आपने इस एडजस्टमेंट को ऐसे पोस्ट करना था 255 उल्टा 250 उल्टा कर और माइनस क्या कर देना था, कितना 20% कितना बना 50. यही कितने लोगों ने किया था, हाथ खड़ा करें. हाइब्रिड में प्लीज हाथ खड़ा करें. यही किया था. वेल डन. आप मुझे बताएं व्हाट टू डू. इसमें क्या करना है. क्या फिजिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स प्री कमेंसमेंट की डेफिनेशन में जाते हैं? क्या ये खर्चों में पड़े होने चाहिए या 20% माइनस होना चाहिए? तो जिस तरह आपने सॉफ्टवेयर वाली
किया उसी तरह ये कर देनी थी बस, इस पूरे को उल्टा के इधर माइनस। लेकिन कल की क्लास में उसने लिखा हुआ था कि ये पिछले साल के P&L में गया, इसलिए मैंने उल्टाया नहीं था सिर्फ, लेकिन 20% अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी थी। क्लियर? सैलरी है ब्रदर की, भाई ब्रदर की सैलरी अलाउड है अगर वो बिजनेस में काम कर रहा है। अगर वो घर में ताहिर के बच्चे संभाल रहे हैं तो फिर ब्रदर की सैलरी अलाउड नहीं है, फिर तो ब्रदर, फिर तो पर्सनल एक्सपेंस है, ये तो बिजनेस की सैलरी है, कोई मसला नहीं। ये ना बोंगी मारिएगा कि कैश में पे की है, 32,000 से ज्यादा कैश में पे की है। कहाँ लिखा हुआ है कैश? क्लास के बाद आके जरा मुझे बताइएगा। आप बंदे लेके आए, मैं अकेला, मैं भी बंदे लेके आऊंगा, मैंने क्यों अकेला पंगा लेना। अच्छा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाकर रेंटल को क्या कर देना था? माइनस। कॉस्ट को तो इग्नोर करो। हाँ, अगर ये कॉस्ट किससे ज्यादा होती, 25 लाख से ज्यादा होती, फिर वो एक बहस थी जो एक सवाल में की थी, किसी दिन याद कराइएगा, दोबारा भी कर लेंगे। अगर अदर एक्सपेंसेस में, अदर चार्जेस, कोई नई चीज डाली है इसने, बहरहाल खर्चा ही है ना जो भी है। अदर एक्सपेंसेस में प्रोविजन पड़ी है, प्रोविजन माइनस करने की जरूरत नहीं, इसे उल्टा देना था। रनिंग एंड एक्सपेंसेस पड़े हैं व्हीकल के, व्हीकल 20% बिजनेस में यूज हो रही है तो 20% को ऐड बैक कर देना था। घर का खर्चा था, 20% लगा के ऐड बैक कर देना था। तो निहायत ही फारिग न्यूमेरिकल था यार। आप लोगों को तो धड़ाधड़ मुझे कहीं से नंबर लेके मैसेज करने चाहिए थे, खुदा के लिए वैसे न्यूमेरिकल हमें देंगे, ये तो हमारे टाइम ज़ाया करने वाली बात है। चलो प्रैक्टिस हो गई, ये सोच के फिर मैसेज नहीं किया होगा आप लोगों ने। पॉइंट नंबर 1, ताहिर वाज वर्किंग। ये हाइब्रिड में थर्ड रो में क्या हो रहा है? ये किताब खोल के रखे ना, ये क्या किताब, किधर है किताब? थर्ड रो, जल्दी किताब निकालें। अस्तगफिरुल्लाह, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, इट वाज हाइट ऑफ एनीथिंग। दूसरी क्लास में बैठने का ये तो गलत फायदा उठाया जा रहा है। ताहिर वाज वर्किंग इन यूएई फॉर द पास्ट 5 years। ताहिर पिछले 5 सालों से यूएई है। एंड कम बैक पाकिस्तान, और पाकिस्तान वापस आ गया, बैठ जाए। एंड कम बैक टू पाकिस्तान, हैड कम बैक टू पाकिस्तान इन अप्रैल 20Y0। थोड़ा सा जरा अटेंटिव रहिएगा, हमारा ईयर एंड है 20Y1, 20Y1। नहीं समझ आ रही तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2021, 2021। क्लियर? अच्छा, पिछला कौन सा होगा? 30 जून 20Y0, यानी 30 जून 2020। ताहिर केम बैक टू पाकिस्तान इन अप्रैल 20Y0। वो पाकिस्तान आ गया अप्रैल 20Y0 में। उसको 1.5 लाख रुपए मिला पुराने एम्प्लॉयर से, कोई फाइनल सेटलमेंट थी, पैसा उससे अगस्त में मिला, अगस्त 20Y0। अब सवाल ये है कि अगर इसको पैसा मिला पुराने एम्प्लॉयर से, तो हमने पढ़ा था कि ऐसा बंदा जो मुसलसल 4 साल से बाहर के मुल्क में है, वो जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल, इस साल तो रेजिडेंट बना ही नहीं, वो रेजिडेंट इस साल बना है, इस साल और उससे अगला 1 साल, इसकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? तो इसको आपने ऐड भी करना था न्यूमेरिकल के फेस पे, बाद में लेस भी करना था। अगर मैंने सोल्यूशन में नहीं किया हुआ, डैश डाल के इग्नोर किया हुआ तो माजरत। ऐड लेस हुआ है या डैश डाल के इग्नोर हुआ है? इग्नोर हुआ है? नहीं, इसको आप लोग प्लीज ऐड भी कीजिएगा और ऐड करके देन लेस भी कीजिएगा, जिस तरह एग्रीकल्चर इनकम को करते हैं। हाँ, छोटी मोटी एग्जाम्पशंस हो, सैलरी के चैप्टर की, पेंशन वगैरह, ये उनको हम डैश डाल के इग्नोर कर देते हैं। इसको ऐड करें और ऐड करके लेस करें। ये मुझे कोई तस्वीर भी भेज दीजिएगा, मैं किताब में आइंदा सही कर दूंगा। इसको ऐड करके लेस करना है आपने। अच्छा यार, प्लॉट बेचा है, प्लॉट को तो खुद देख लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी एक फीलिंग आ रही है, अभी टाइम नहीं है, कल ये सारी डिस्कशन आपसे करूंगा मैं। ये X9 क्या होता है, Y0 क्या होता है, Y1 क्या होता है, क्योंकि ये X9 फिर बहुत पिछले साल की स्टोरी शुरू हो गई है, और ये Y क्यों है और ये X क्यों है,
इस पे आप लोग खुद मेहनत करके आए, मैं भी कल कोशिश करूंगा समझाने की कि ये y है और x क्यों हो गया ये एकदम, क्योंकि ये 2019 है और ये 2021 है। इसी कल समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये x y से पहले आता है। ठीक है, आज तो फिर आप लोगों ने यही याद करना है ना, होमवर्क तो नहीं है आज। तो ये एथिक्स में वो जो एक कोड ऑफ एथिक्स है, टेस्ट का सिलेबस, ठीक है। मैं सोच के इंशाल्लाह क्लास निकलने से पहले आपको बता देता हूँ, क्लास में निकलने से पहले सिलेबस कितने हैं। मैं इंशाल्लाह इधर ही हूँ 1:20 तक क्लास में। कौन सा चैप्टर चल रहा है?